गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक और कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे और अंत में इनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं शरण जी का सामान्य परिचय। शरण जी का सामान्य परिचय। राष्ट्रकवि यानी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का संज्ञा दिया गया है। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश स्टेट के चिरगांव में 3 अगस्त 1886 को होता है। यानी इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव में होता है। इनके पिता का नाम रामचरण है। इनके पिता का नाम रामचरण है और इनकी माता है काशीबाई गुप्ता। पिता रामचरण, माता काशीबाई गुप्ता। पिता का व्यवसाय था, वे घी का व्यापार किया करते थे। इनके जो पिता हैं उनका व्यवसाय है घी का व्यापार पिता करते हैं। हिंदी के आधुनिक कवियों में मैथिली शरण गुप्त सर्वाधिक लोकप्रिय कवि के रूप में मान्य है। यानी जो आधुनिक कवि हुए हैं उनमें मैथिली शरण गुप्त काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। वे अपने समकालीन कवियों के कवि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भारतेंदु बाबू के बाद आधुनिक हिंदी जगत के तुलसी कहे जाने वाले कविवर गुप्त जी को जाता है। यानी आधुनिक हिंदी जगत का तुलसी भी कहा जाता है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को। और खड़ी बोली में भारतेंदु बाबू के बाद सबसे ज़्यादा योगदान मैथिली शरण गुप्त का है। साहित्यिक अगर हम सेवाओं की बात करें तो गुप्त जी की जो प्रारंभिक रचनाएं थी, यानी जो आरंभ में इन्होंने रचनाएं की है, वो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपारक में प्रकाशित होती थी। शुरुआत की इनकी सारी रचनाएं वैश्योपारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी और बाद में जब ये द्विवेदी जी के संपर्क में आए तो इनकी रचनाएं सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। प्रारंभ में वैश्योपारक नाम की पत्रिका में, और जब द्विवेदी जी के संपर्क में आते हैं तो सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। सन 1909 ईस्वी में इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन हुआ। यानी 1909 ईस्वी को इनकी जो सर्वप्रथम पुस्तक कहलाती है रंग में भंग, इसका प्रकाशन होता है। तो ईस्वी याद रखिएगा, रंग में भंग का प्रकाशन 1909 ईस्वी को। इसके बाद सन 1912 में भारत भारती का प्रकाशन होता है। 1912 ईस्वी में इनकी एक अन्य पुस्तक आती है भारत भारती, जिनका प्रकाशन होता है और इसी पुस्तक के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं और यह पुस्तक इन्हें अपार ख्याति प्रदान करती है। प्रबंध काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गुप्त जी की दूसरी रचनाएं साकेत, असोदरा मील का पत्थर साबित हुआ। इनकी अन्य 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साकेत और असोदरा। साकेत और असोदरा इनकी अन्य 2 ऐसी रचनाएं हैं जिन्होंने इनकी ख्याति को 4 चांद लगा दी। सम्मान की अगर हम बात करें, इनको मिलने वाली सम्मान की, तो साकेत के लिए 1935 में इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था। 1935 ईस्वी में साकेत के लिए हिंदुस्तानी अकादमी, 1936 में मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था और राष्ट्रपति ने इनका मनोनयन संसद सदस्य के लिए 1952 ईस्वी में किया। यानी 1952 ईस्वी को ये संसद सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए और आगे चलकर 1954 ईस्वी को भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी। यहाँ पे 3 पुरस्कार की जिक्र की गई है। साकेत के लिए 1935 में हिंदुस्तान अकादमी, 1936 में मंगला प्रसाद पुरस्कार और 1954 ईस्वी में भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्म भूषण की भी उपाधि मिलती है। अगर हम बात करें इनकी कृति की हम बात करें तो रंग में भय इनकी एक कृति है जो प्रथम कृति थी और इनका प्रकाशन 1909 को होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शकुंतला भी इनकी एक इम्पोर्टेंट कृति है। साकेत और भारत भारती, ये जो 4 आपको ब्लू कलर में दिखाए गए हैं दोस्त, ये काफ़ी प्रसिद्ध कृति है मैथिली शरण गुप्त की। इसके अलावा भी इनकी और रचनाएँ हैं जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, शक्ति। जयदेववर्ध, किसान, पंचवटी, शक्ति, गुरुकुल। एक अन्य कृति इंपॉर्टेंट है दोस्त असोधरा। द्वापर, सिद्धराज, साकेत, अजीत, विष्णुप्रिया, रत्नावली, प्रदक्षिणा, कुणाल गीत, वैतालिक, स्वदेश संगीत, विश्ववेदना, मंगल घाट आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। बट हमने जो ब्लू कलर में दिखाया है और एक इसमें ऐड कर लीजिए असोदरा, ये 5 इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण कृति है।
2 नाटक, 2 संस्मरण, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी से कई कृतियों के अनुवाद भी इन्होंने किए हैं। और इनका देहावसान कहिए, इनका निधन कहिए तो 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को होता है। अब कुछ प्रश्न को देखते हैं जो ऊपर चर्चा के दौरान नहीं आया, तो उन कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। साकेत की रचना द्वारा किसके चरित्र पर लगे लाछन को धोने का प्रयास किया गया? यानी इनकी जो साकेत रचना है वो किसके चरित्र पे जो लाछन लगाया गया था, जो कीचड़ उछाड़ा गया था, उसके चरित्र को धोने का प्रयास किया गया है। तो साकेत की रचना के द्वारा जो कैकेयी के चरित्र पे जो दाग लगाया गया था, उनके चरित्र को धोने का प्रयास किया गया है। गुप्त जी को किस नाम से अलंकृत किया गया है? तो राष्ट्रकवि के नाम से। यानी गुप्त जी जो है राष्ट्रकवि कहे जाते हैं और आधुनिक जगत के तुलसी भी कहे जाते हैं। गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किसने किया? यानी राष्ट्रकवि जो उपाधि इनको प्राप्त हुई है, यह उपाधि इन्हें किसने प्रदान की? तो महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में उपाधि दी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लंबे दौर में राष्ट्रीय जागरण के स्वर को सबसे अधिक मुखर करने वाले कवि भी मैथिली शरण गुप्त ही हैं। जो लंबी दौर चली थी राष्ट्रीय जागरण की, स्वतंत्रता की लड़ाई की, तो उसमें जागरण करने का यानी जो लोग हैं उन्हें जागरूक करने का जो श्रेय जाता है वो मैथिली शरण गुप्त को भी जाता है। साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को कौन से पुरस्कार मिला था? तो साकेत के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था मैथिली शरण गुप्त को, और यह पुरस्कार उन्हें 1935 ईस्वी को प्रदान हुआ था। हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को कब मिला? तो 1935 ईस्वी को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला साकेत के लिए। मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पुरस्कार कब मिला? जो मंगला प्रसाद पुरस्कार है वो मैथिली शरण गुप्त को कब मिला? तो 1936 ईस्वी को इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार मिलता है। मैथिली शरण गुप्त का एक छोटा प्रबंध काव्य है, तो रंग में भंग एक छोटा प्रबंध काव्य है मैथिली शरण गुप्त का, जिसका प्रकाशन 1909 ईस्वी की होता है। और यही पुस्तक इनकी प्रथम पुस्तक थी, यानी मैथिली शरण की प्रथम पुस्तक भी रंग में भंग ही है। गुप्त जी को साकेत के विषय में किन से प्रेरणा मिली थी? यानी जो साकेत की रचनाएं की है गुप्त जी ने, इसके विषय में इनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य से मिली थी। भुजंग भूषण भट्टाचार्य से इनको साकेत की रचना की प्रेरणा मिली। गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? यानी गुप्त जी का जन्म कब हुआ? तो 1886 को 3 अगस्त 1886 को चिरगांव में हुआ था, और यह चिरगांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ? चिरगांव में इनका जन्म हुआ। खड़ी बोली में काव्य रचना के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन किससे मिला? यानी जो मैथिली शरण गुप्त हैं उन्हें खड़ी बोली में रचना करने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन किससे मिला था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिला था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिला था। गुप्त जी आदर के साथ किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो दद्दा के उपनाम से गुप्त जी जाने जाते हैं। दद्दा के उपनाम से गुप्त जी जाने जाते हैं। 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया? तो 1946 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया था। साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया था। यहाँ एक और प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा दोस्त, कि अगर पूछा जाए मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम, मैथिली शरण गुप्त का गुरु का नाम पूछा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे इनके गुरु। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे इनका गुरु। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।